हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के चार सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेकर आए हुए हैं फिजिक्स के सेट नंबर 5 को, और उम्मीद है कि आप लोग बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख रहे होंगे, और जितना बेटा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा हम उतनी ही जल्दी आप लोगों के सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट सीरीज है उसको लेकर आए और लाइव क्लास के साथ लाएंगे, और यहाँ पर आपका आंसर लगातार चलता रहेगा। तो चलते हैं सेट नंबर 5 की ओर, और जिसका कोड है हमारा 346 FW। कोड कौन सा हमारा बेटा? 346 FW। और जैसा कि इसमें खंड आ में विकल्प दे रखे होते हैं, खंड आ, और खंड आ में विकल्प बेटा दे रखे हैं। पहला विकल्प है, पहला प्रश्न नंबर 1 का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा होता है टेस्ला, तीसरा होता है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी ये बेटा 3 मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र के। लेकिन इसमें क्या है? न्यूटन इसमें दे रखा है बेटा, जो विकल्प के रूप में वो दे रखा है न्यूटन, और मीटर को ऊपर ले जाया गया है, मीटर को ऊपर ले जाया गया है तो ये बन गया है मीटर इनवर्स। एम्पियर को ऊपर ले जाया गया है तो एम्पियर इनवर्स, क्योंकि ये दोनों बट्टे में ऊपर जाके इनवर्स आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर बेटा पहला सही है, विकल्प नंबर पहला सही है। दूसरा ख दे रखा है, यदि नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक 52T 125 की त्रिज्या कितनी है? देखो, R बराबर होता है R0 A की पावर 1/3। ऐसे ही R एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा R0 A, जो द्रव्यमान लगाएंगे वो एल्यूमिनियम वाला लगाएंगे, की पावर 1/3। ऐसे R टेलिनियम बराबर R0 A TE की, और इसकी पावर 1/3। जो त्रिज्या है वो एल्यूमिनियम की, टेलिनियम की, और परमाणु द्रव्यमान एल्यूमिनियम का और टेलिनियम का। देखो, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। समीकरण 1 भागित 2, समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो तो LHS में भाग करेंगे, RHS में भाग करेंगे, AL की पावर 1/3, और यहां पर ATE की पावर 1/3। क्लियर? अब देखो, R0 से R0 कैंसिल, उसके बाद R एल्यूमिनियम की जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.6 दे रखी है, और R टेलिनियम की निकालनी है बराबर। अब R एल्यूमिनियम का द्रव्यमान AL, और इसका है 27, 13 एल्यूमिनियम 27। यहां पर बेटा जब तुलना करेंगे XZA से, तो ये A बेटा क्या है? यही क्या कहलाता हमारा द्रव्यमान। कितना है? 27 की पावर 1/3 बट्टे। ऐसे टेलिनियम का दे रखा है, कितना दे रखा है? यहां पर T 125 और यहां पर 52। तो इसमें जो परमाणु द्रव्यमान है बेटा वो कितना है? 125 और की पावर 1/3। क्लियर? अब लिख के इसे लिख सकते हैं 3.6/RTE बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसकी पावर 1/3 बट्टे 125 को 5 का क्यूब, और इसकी पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 3.6/RTE बराबर 3/5। क्लियर? RTE को बेटा अब क्या करना है?
यहां से RTE निकालना है। किसको निकालना है? RTE। ये बेटा गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 1/RTE बराबर 3/5 इंटू में 3.6। तो 3 से बेटा ये कितने बार करते हैं? 12 बार। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी 1.2। तो RE का 1 में गुणा करेंगे बराबर 12 पंजे 60 पर 1 अंक बाद दशमलव है, इतने फर्मी हो जाएगा बेटा ये RE बराबर, यानी इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही है? सेकंड सही है। विकल्प कौन सा सही है? सेकंड। उसके बाद ग है बेटा, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? तो बेटा ये ऊर्जा का। किसका पालन करेगा? ये ऊर्जा का। विकल्प नंबर चौथा। क्लियर? उसके बाद घ में बेटा LCR परपथ है, और LCR परपथ में क्रम से बेटा ये स्रोत से लगे हुए हैं, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V0 का स्क्वायर बराबर होगा, V0 का स्क्वायर बराबर VL डिफरेंस BC का वर्ग प्लस VR का वर्ग, यानी इस पे अंडर रूट था, अंडर रूट को हटाने के लिए इसका क्या कर दिया बेटा? वर्गमूल कर दिया। दोनों पक्षों का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, और दोनों पक्षों का वर्ग करने से इस पे जो अंडर रूट था वो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है? उसके बाद रमा देखते बेटा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 का माध्यम और तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, N1 ज्यादा है N2 से। देखो इसमें जो किरण आरेख है वो पहला चित्र सही है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। इसलिए बेटा इसका ढ का विकल्प पहला सही है। इसके बाद नोट करिए बेटा, तब सवाल कराते इसका अगला वाला क्वेश्चन। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 4, पहले का च क्या बोल रहा है कि समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रम से L तथा 3L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? देखो दो ठोस घन, जो दो घन बेटा हैं और कैसे हैं? ठोस। दो घन हैं और कैसे है ये बेटा? ठोस। और इसमें पहला घन ये रहा और दूसरा घन बेटा ये बना रहे हैं। दूसरा घन हमारा ये रहा, दूसरा घन ये रहा। ठीक है? और इसकी प्रत्येक की भुजा, पहले वाले की L है प्रत्येक की भुजा, और दूसरे वाले की बेटा कितनी है? 3L है। ठीक है? तो प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है, तो क्या होता है प्रतिरोध? R बराबर होगा रो L अपॉन A। R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A। तो R1 बराबर हो जाएगा रो L1 बट्टे A1, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो R1 बराबर रो L1 बट्टे, और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और इंटू में बेटा कौन हो जाएगा? चौड़ाई। लंबाई इंटू में चौड़ाई। क्लियर? तो यहां से ये बेटा यहां पर क्या है? इसे भी क्या मान लेंगे? इसे L मान लो। तो यहां से L से क्या हो जाएगा? L कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर बनेगा रो अपॉन L। समीकरण नंबर 1, R1 बराबर रो अपॉन L, इसे बना दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है? ऐसे ही R2 बराबर बेटा हो जाएगा रो L2 अपॉन, R2 बराबर रो L2 अपॉन L2 अपॉन A। अब देखो रो L2 यानी इसकी लंबाई बेटा कितनी है? 3L वट्टे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
क्लियर। तो 3l से 3l क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो R2 बराबर रो अपॉन और कितना बचेगा 3l, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 था। तो यहां पर R1 बराबर रो L1 बट्टे A1, तो L1 बेटा यहां पर कौन है, L है, बट्टे A1, A1 का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लगा दी। तो यहां पर L से L कैंसिल हो गया, तो R1 बराबर रो अपॉन L हो जाएगा। ऐसे ही R2 बराबर रो L2 अपॉन A2। तो यहां पर लंबाई बेटा इसकी कितनी है, लंबाई है 3l, और चौड़ाई कितनी, वो क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई 3l इंटू 3l। तो 3l से 3l कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर रो अपॉन 3l। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में भाग कर देंगे सेकंड का। तो LHS में भाग करेंगे RHS, इसकी RHS में रो अपॉन L बट्टे रो अपॉन 3l। तो रो से रो कैंसिल, 3l बेटा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो R1 बट्टे R2 बराबर 3l बेटा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और बट्टे में L कहां आ जाएगा, नीचे। L से L कैंसिल, तो R1 बट्टे R2 बराबर 3 बट्टे 1, अर्थात R1 अनुपात R2 बराबर बेटा कितना निकलेगा, 3 अनुपात 1। कितना निकलेगा, 3 अनुपात 1। क्लियर, नोट करें बेटा। के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क, और दूसरे का क बेटा ये आपको एक परपथ दे रखा है, और इस परपथ में धारा I का मान पूछा है। तो आप किरचॉफ का पहला नियम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। अर्थात संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को बेटा कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर। तो देखो I, अब ये धारा बेटा किधर जा रही है, ये धारा संधि की ओर जा रही है धनात्मक 6, और उसके बाद ये धारा बेटा कैसी हो रही है, संधि से दूर जा रही है ऋणात्मक। उसके बाद ये धारा संधि की ओर जा रही है, ये धारा संधि की ओर जा रही है, तो बेटा कैसी लेंगे, ये धारा जब संधि की ओर जा रही है तो धनात्मक। उसके बाद ये धारा संधि से दूर जा रही है, और संधि से दूर जा रही है तो ऋणात्मक, और इन सबका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। इन समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होता है, शून्य के। तो I, उसके बाद ये देखो प्लस माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा I, और माइनस के 10 में से प्लस के 6 गए, माइनस के 4 बराबर 0, और ये माइनस के 4 दूसरी तरफ जाके बेटा किसके हो जाएंगे, प्लस के 4। ये धारा कितने एम्पीयर निकलेगी, प्लस के 4। उसके बाद दूसरे का ख क्वेश्चन कह रहा है लेंज का नियम क्या है। तो देखो लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम देखो, किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है, धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण यह उत्पन्न हुई है, जिस कारण यह क्या हुई है, स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। क्या बताया किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, लेंज का नियम। लिखेंगे किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है, यह उस कारण का विरोध करती है
जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह उस कार्ड का विरोध करेगी जिससे यह क्या हुई है, स्वयं उत्पन्न हुई है। उसके बाद पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? अवक्षय परत, देखो क्या है अवक्षय परत? जो पीएन संधि होता है, पीएन संधि के समीप पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों तथा एन क्षेत्र में कोटरों की अधिकता हो जाती है, तो ये संधि के समीप विपरीत प्रकार के आवेश मिलकर एक पतली परत बना देते हैं और इसी परत को हम क्या बोलते हैं? अवक्षय परत बोलते हैं। देखो ये बेटा हमारा क्या है? पीएन संधि। देखो ये बेटा ये जो संधि है ये है पीएन संधि, ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। जब पी क्षेत्र में संधि के समीप इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा एन क्षेत्र में संधि के समीप कोटरों की अधिकता हो जाती है, तो ये बेटा दोनों विपरीत प्रकार के आवेश मिलकर एक पतली परत का निर्माण करते हैं और यही क्या कहलाती है? यही परत अवक्षय परत कहलाती है। तो लिखेंगे पीएन संधि में, पीएन संधि में संधि के समीप, पीएन संधि के समीप पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन तथा एन क्षेत्र के कोटरों की अधिकता हो जाती है, तो ये विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश मिलकर एक पतली परत, एक पतली परत बना देते हैं जिसे अवक्षय परत कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? अवक्षय परत कहते हैं। नोट करें क्वेश्चन नंबर का को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ। क्या है दूसरे का घ? √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 अंश हो। देखो यहां पर बेटा दे रखा है √3, ये अपवर्तनांक दे रखा है और यहां पर अपवर्तन कोण पूछा है, आपतन कोण I बराबर दे रखा है 60 अंश। स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन I बट्टे साइन R इक्वल टू बेटा क्या होता है? नेतांक, और नेतांक यानी नेतांक कैसे लिखेंगे? n से। तो साइन I का वैल्यू कितना है? 60 बट्टे साइन R निकालना है बराबर नेतांक √3। अब देखो साइन R को √3 की जगह भेज दो, √3 को साइन R की जगह, तो साइन 60 बट्टे √3 बराबर साइन R। साइन 60 का वैल्यू होता है √3 बट्टे 2 बट्टे में √3 बराबर बेटा कौन होगा? साइन R बट्टे 1, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, √3 रहेगा, और बट्टे 2 इंटू √3 बराबर साइन R। तो यहां से √3 से √3 कैंसिल, तो 1/2 बराबर साइन R, और 1/2 बेटा वैल्यू होता है साइन 30 का बराबर साइन R। तो R बराबर बेटा कितना अंश निकलेगा? 30 अंश। R बराबर कितना निकलेगा? 30 अंश। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन।
बड़ा क्वेश्चन बोला है निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे रखा है B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला। अब नैनो टेस्ला बेटा, नैनो को चेंज कर लो तो 510 इंटू नैनो को चेंज करें और 10 की पावर -9 और ये बेटा किस में आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला में। और यहां पर तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है तो B0 बराबर होता है E0 अपॉन सी। V0 बराबर होता है E0 अपॉन सी, तो E0 बराबर हो जाएगा V0 और इंटू में बेटा क्या हो जाएगा C, बट्टे एक कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब B0 का वैल्यू है 510 इंटू 10 की पावर -9। C का प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की पावर 8। अब देखो 3 एकम 3 5 15 और 1 0 और इंटू 9 में से 8 गया, 9 में -9 में से प्लस का 8 गया -1, तो एक अंक बेटा दशमलव इधर खिसका लो तो 153 और एक अंक दशमलव यहां आ जाएगा बेटा, तो घात किसकी बढ़ जाएगी, प्लस की। उल्टे हाथ की ओर लेकर जा रहे, घात प्लस की बढ़ेगी और इंटू 10 की पावर -1, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात 153 वोल्ट प्रति मीटर। ये बेटा किसका मात्रक निकलेगा, ये बेटा निकलेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र। क्लियर, नोट करेंगे बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा दूसरे का च क्या कह रहा है, अनचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर है। देखो अनचुंबकीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण रूप से कैसे होते हैं, क्षीण रूप से क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के बीच रखने पर कुछ आकर्षित होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मैग्नीज, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम आदि। जबकि लौह चुंबकीय क्या है कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के बीच रखने पर यह तेजी से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे हमारा लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि। क्लियर, तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, नोट करेंगे। बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का क, और तीसरे का क क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। किसे कहते हैं ऊर्जा बैंड, देखो समझो क्या है ऊर्जा बैंड। देखो जब परमाणुओं के बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, तो उनमें क्या होता है, जिससे उनके ऊर्जा स्तर में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जब परमाणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी तो जो उनके ऊर्जा स्तर हैं उनमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और यहां पर क्या होगा, प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक खंडों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा और उसके बाद विभक्त होकर क्या करेंगे, एक बैंड का रूप ले लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड। जब परमाणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, अन्योन्य क्रिया होने पर जो परमाणु के ऊर्जा स्तर हैं इनमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा और विक्षोभ उत्पन्न होने से जो अनेक ऊर्जा जो उनके ऊर्जा स्तर हैं वह अनेक खंडों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष बताइए। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो बमबारी कराने पर इन्होंने पाया, क्या पाया कि यहां पर समझा बेटा, देखो क्या पाया कि ये देखो ये परमाणु है, तो परमाणु कुछ अल्फा कण बेटा इसके आर पार निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं, अल्फा कण परमाणु के कैसे हो रहे हैं, आर पार निकल रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांशतः भाग कैसा है, खोखला गोला है।
खोखला गोला है जिसके कार्डिये बेटा ये अल्फा कण क्या हो रहे हैं, आर पार निकल जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा बेटा कि अल्फा कण तो धनावेशित होते हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण क्या हुआ, छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए, छोटे छोटे कोणों पर क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। अर्थात अल्फा कण तो धनावेशित होते हैं और ये बेटा किससे, एक धनावेशित वस्तु से ही क्या हो सकते हैं, विक्षेपित हो सकते हैं, प्रतिकर्षित हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद कुछ अल्फा कण बेटा 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण क्या हुआ, 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वह समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, जिसे इन्होंने क्या बोला है, इसे इन्होंने बोला है नाभिक। इसे क्या बोला, नाभिक बोला। अर्थात अल्फा कण नाभिक के जितना निकट जाएगा उनके बीच बेटा प्रतिकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर। तो ये बेटा क्या है, ये हमारे अल्फा कण के निष्कर्ष और यह बेटा हमारे ऊर्जा बैंड की परिभाषा है, नोट करेंगे। उसके बाद बेटा अगला सवाल कराते हैं। बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का ग बोल रहा है, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान प्राप्त हो तो दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखो दे ब्रोगली तरंग का जो सूत्र होता है लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2km। अब चूंकि प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य और न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य दोनों की बराबर है, दोनों की क्या है बेटा, बराबर है, तो होगा क्या, तो लैम्डा प्रोटॉन का वैल्यू लगाएंगे यहां पर h अपॉन अंडर रूट में 2k, गतिज ऊर्जा होगी प्रोटॉन की, द्रव्यमान होगा प्रोटॉन का, बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2k, गतिज ऊर्जा होगी न्यूट्रॉन की और द्रव्यमान होगा न्यूट्रॉन का। h से h कैंसिल, 1 अंडर रूट में 2k प्रोटॉन, m प्रोटॉन बराबर 1 अंडर रूट में 2k न्यूट्रॉन, m न्यूट्रॉन। अब क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएंगे, तो 1/2k प्रोटॉन m प्रोटॉन बराबर 1/2k m न्यूट्रॉन, k न्यूट्रॉन m न्यूट्रॉन, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करना है, गतिज ऊर्जा को एक और कर लो और प्रोटॉन्स को, एक द्रव्यमान को अलग कर लो। देखो तो यहां पर ये kn भाग में है, दूसरी ओर जाके किसमें आ जाएगा, गुणा में बट्टे k प्रोटॉन, यानी ये न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर m प्रोटॉन बट्टे m न्यूट्रॉन। यह बेटा एक रिलेशन निकलेगा। अब चूंकि दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, देखो अब चूंकि m प्रोटॉन का द्रव्यमान और m न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। अब देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हल्का सा अधिक है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, और देखो यहां पर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होगा तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसी होगी, कम, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैसी होगी, कम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा कैसा है, कम, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कैसी होगी, अधिक। अर्थात जो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा है वह अधिक होगी न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से। क्लियर। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक है तो यहां पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा कम है तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग। उसके बाद तीसरे का घ देखते बेटा इधर, तीसरे का घ क्वेश्चन है
एक बैटरी से 4 ओम के प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित की जाती है, उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित करने पर बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। धारा समान बेटा समय में, धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। देखो यहां पर एक प्रतिरोध R1 बराबर दे रखा है 9 ओम 4 ओम, और R2 बराबर दे रखा है बेटा 9 ओम। क्लियर? तो फॉर्मूला पता है, I1 बराबर होगा बेटा E बट्टे R1 प्लस R, इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे I2 बराबर E2 बट्टे R2 प्लस में R, और इसे इक्वेशन नंबर 2, I1 और I2। अब चूंकि ऊष्मा में, तो ऊष्मा होती है बेटा H बराबर I स्क्वायर R इंटू में T, I स्क्वायर R इंटू में T। अब दोनों की ऊष्माएं समान है, अर्थात H1 बराबर है बेटा H2 के, तो H1 का वैल्यू लगाएंगे I स्क्वायर R इंटू में T बराबर I स्क्वायर R इंटू में T। पर इसे क्या मान लेंगे? I1 मान लेंगे, इसे R1 मान लेंगे, समय समान है। इसे I2 पर समय समान है, T से T कैंसिल। I1 का वैल्यू देखो बेटा, यहां I1 का वैल्यू है बेटा E बट्टे R 1 प्लस R, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और R1 बराबर I2 का वैल्यू बेटा ये रहा E बट्टे R2 प्लस R, और इसके ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर, और इंटू में R2, तो E स्क्वायर बट्टे R1 प्लस R का स्क्वायर इंटू में R1 बराबर E स्क्वायर बट्टे R2 प्लस R का स्क्वायर इंटू में R2। ये बेटा E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, R1 को इधर भेज दो, R2 को इधर ले आओ, तो R2 कोष्टक में R1 प्लस R का स्क्वायर बराबर R1 कोष्टक में R2 प्लस R का स्क्वायर। अब वैल्यू लगा देंगे। R2 का वैल्यू बेटा कितना है? 9, R2 का वैल्यू 9 इंटू में R1 का वैल्यू 4 प्लस में R का होल स्क्वायर बराबर R1 का वैल्यू 4, R2 का वैल्यू 9 प्लस R का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा क्या करेंगे? 9 इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो 4 चौक 16 प्लस R स्क्वायर प्लस 2AB 2 4 दूनी 8 R बराबर 4 9 9 81 प्लस R स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 R 9 का गुणा कर देंगे, 9 का गुणा करेंगे तो 16 निम्मा 144 प्लस 9 R स्क्वायर प्लस 9 अट्ठे 72 R बराबर 4 का इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 प्लस 4 R स्क्वायर प्लस 18 चौक 72 R। ये 72 R प्लस के और ये प्लस के, पर इस और बेटा आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो R को एक तरफ कर लो, एक और संख्या को एक तरफ, तो ये प्लस के 4 R स्क्वायर हैं, दूसरी ओर जाके बेटा हो जाएंगे माइनस के बराबर 324, ये प्लस के दूसरी ओर जाके माइनस के। क्लियर? तो यहां से 9R में से 9R स्क्वायर में से 4R स्क्वायर गए, तो बेटा 5R स्क्वायर बराबर यहां पर 324 में से 144 गए 180, कितना बच जाएगा? 180। 5 से ये बेटा कितने बार कट जाएगा? 36 बार। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, और 36 कितने का वर्गमूल होता है? 6 का, यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना निकलेगा इसका? 6 ओम। नोट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के घ को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का क। आवेश Q को R तथा कैपिटल R त्रिज्याओं के 2 संकेंद्री खोखले गोले को इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। उनके वयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखो
आर कैपिटल आर का मान अधिक है स्मॉल आर से, अर्थात छोटे गोले की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है और बड़े गोले की जो त्रिज्या है वह बेटा कौन सी है, कैपिटल आर है। छोटे गोले पर जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा 1 है और बड़े गोले पर जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा 2 है और इन्हें बेटा कुल आवेश क्या है, Q। तो सबसे पहले मैं एक बात बोले बेटा, कुल आवेश, इस छोटे वाले गोले पर आवेश Q1 है और बड़े वाले गोले पर आवेश Q2 है। तो मैं पूछेंगे कुल आवेश Q कितना होगा, तो दोनों आवेशों को जोड़ दो Q1 प्लस Q2, दोनों आवेशों को जोड़ दोगे इस पूरे के पूरे गोलों पर बेटा आवेश पता लग जाएगा कितना है। क्लियर। अब उसके बाद बेटा बोल रखा है, इससे समीकरण एक बोल रखा है कि दोनों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। दोनों के पृष्ठ घनत्व कैसे बराबर, तो सिग्मा बराबर, तो सिग्मा बराबर होता है Q1 बट्टे ए बराबर सिग्मा 2 बराबर Q2 बट्टे ए। पर ये क्षेत्रफल बेटा किसका है, गोले का, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 के लिए स्मॉल आर और सिग्मा 2 के लिए कैपिटल आर। क्लियर। और ये बेटा गोले का केंद्र है। तो यहां पर Q1 बट्टे 4 पाई और Q1 आवेश बेटा छोटे गोले पर है तो त्रिज्या भी बेटा छोटे गोले की बराबर Q2 बट्टे आर, जो बेटा जो Q2 आवेश है बड़े गोले पर है त्रिज्या भी बड़े गोले की यानी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब Q1 बेटा क्यूब आवेश को एक तरफ कर लो, त्रिज्याओं को एक तरफ। ये बेटा क्या, या यहां पर क्या करो, Q1 बराबर ये आर स्क्वायर भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा और इनटू में बेटा कौन है, ये Q2। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये होगा कि बेटा इस Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर Q1 का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो यहां से क्या है, Q बराबर Q1 की जगह लगाएंगे आर स्क्वायर बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर और Q2 प्लस यहां कौन है बेटा, Q2। तो ऊपर से कौन कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है Q2। तो स्मॉल आर स्क्वायर बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस में यहां कौन बचेगा, 1 आर स्क्वायर का इसके अंदर गुणा कर दो। तो Q बराबर Q2 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे कैपिटल आर स्क्वायर और बट्टे में आर स्क्वायर। अब यहां से करना क्या, हम Q2 का मान निकाल सकते हैं और Q2 का मान कैसे निकालेंगे, ये गुणा में भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में, ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में। तो Q कैपिटल आर स्क्वायर बट्टे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर और बराबर बेटा कौन हो जाएगा, Q2। कौन हो जाएगा, Q2। कैसे, ये भाग में था गुणा में कर दिया, ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में कर दिया। Q2 का मान इसे बेटा बना दो समीकरण नंबर 2। Q2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो लगाएंगे Q1 बराबर आर स्क्वायर बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू Q2 और Q2 का मान बेटा आप निकाल चुके हैं, Q कैपिटल आर स्क्वायर बट्टे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 बराबर Q स्मॉल आर स्क्वायर बट्टे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। और ये बेटा हमने मान निकाल लिया किसका, ये हमने निकाल लिया Q1 का। ये Q2 का मान है, ये बेटा किसका मान है, Q1 का। अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे R। अब देखो दोनों जगह से बेटा कौन कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान ये रहा बेटा Q आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, बट्टे में कौन है, त्रिज्या। अब Q1 आवेश की त्रिज्या कौन है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर
वट्टे में बेटा आवेश की त्रिज्या कौन है, स्मॉल आर, यहां पर बेटा स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिखेंगे, प्लस Q2, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से बेटा जब कॉमन निकाल लिए हैं तो Q1 बट्टे आर प्लस Q2 बट्टे आर, ठीक है। तो Q2 का मान बेटा कितना है, Q2 का मान है Q कैपिटल आर स्क्वायर बट्टे स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में बेटा यहां पर बट्टे में कौन है, त्रिज्या, बट्टे में त्रिज्या किस आवेश की, Q2 आवेश की, तो Q2 आवेश की त्रिज्या बेटा कितनी है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर। अब होगा क्या, वर्ग से आर कैंसिल, इस वर्ग से ये आर कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा बेटा Q इनटू में आर बट्टे आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस Q कैपिटल आर बट्टे आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहां से बेटा दोनों के हर समान हैं, दोनों के हर समान है, तो ऊपर से बेटा क्या, तो अंशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हर समान है तो अंशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्यू आर प्लस क्यू आर वट्टे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। जब हर समान तो अंशों को जोड़ दिया, पर ऊपर से बेटा कौन कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, तो क्यू कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा अंदर बचेगा आर प्लस आर वट्टे में आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर। और ये हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा उभयनिष्ठ विभव, ये हमारा क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ विभव। नोट करेंगे बेटा इसको।